हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 12 के लिए जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि अध्याय को पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला वीडियो अपने जनसंख्या वितरण को पढ़ चुके हैं। आज जो अपने पढ़ेंगे वो है जनसंख्या घनत्व, यानी विश्व में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार है। तो इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार, साथ ही हम देखेंगे विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार से है, और आखिर में हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें, और साथ में पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और आखिर में टेस्ट करना भी ना भूलें, ऑनलाइन टेस्ट, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां जाके आज के अध्याय से संबंधित आप ऑनलाइन टेस्ट भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम अपने देखते हैं जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या घनत्व जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इसके बीच का जो अनुपात होता है, इसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व, या इसको जनघनत्व भी कहा जाता है। इसको सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर मापा जाता है, यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंदर उस क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या रह रही है, इसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। इसको अपने एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है जो कि 1 किलोमीटर की चौड़ाई में और 1 किलोमीटर लंबाई में है, और यहां जो लोग रह रहे हैं वो 100 हैं। अब इसका जनघनत्व कितना हुआ इस क्षेत्र का, तो इसका एक फार्मूला होता है इस अनुपात को निकालने का कि जनसंख्या के अंदर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल का अगर भाग दे दें तो जनघनत्व निकल जाता है। यानी जनसंख्या के अंदर क्षेत्रफल का भाग देने से जनघनत्व निकल जाता है, ये इसका सूत्र होता है। तो अब इस क्षेत्र का आप देखें, इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है, लोग कितने रह रहे हैं 100, और क्षेत्रफल कितना है 1, तो यहां जनघनत्व कितना हुआ 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए एक क्षेत्र बी है, इस बी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2 किलोमीटर चौड़ाई में और 2 किलोमीटर लंबाई में है। इसमें जो लोग रह रहे हैं वो भी 100 हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल इसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं। जनसंख्या कितनी है 100, और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 2 वर्ग किलोमीटर, तो जनघनत्व कितना आया 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। अब जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखिए, किसी देश के पास जो संसाधन होते हैं वो बड़े ही सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो सांस्कृतिक संसाधन उपलब्ध हो, उनकी उपलब्धता बड़ी ही सीमित होती है। उन सीमित संसाधनों पर ही उनकी जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह करती है। तो इन सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए एक प्रदेश कैसे अपनी भावी उन्नति व प्रगति को निर्धारित करे, अपनी योजनाएं बनाए, वो जनघनत्व निकालकर या पता करके उन भावी उन्नति या प्रगति के कुछ से संबंधित कुछ योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए जनघनत्व किसी प्रदेश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक होता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व को, जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो आप देखें जनसंख्या घनत्व के कुछ प्रमुख प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व का गणितीय घनत्व क्या होता है। गणितीय घनत्व में किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात होता है उसके ऊपर विचार किया जाता है। जो अभी हमने देखा था वो गणितीय घनत्व ही है, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में
अगर क्षेत्रफल का भाग दे दें तो जो हमें प्राप्त होगा वो उस जगह का जनघनत्व या गणितीय घनत्व कहलाता है। इसी तरह आर्थिक घनत्व क्या होता है? आर्थिक घनत्व के अंदर किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनकी उत्पादन क्षमता पर विचार किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में अगर हम वहां जो संसाधन उपलब्ध है उनका भाग दे दें तो हम आर्थिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह कार्य घनत्व क्या होता है? कार्य घनत्व को कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहा जाता है। इसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र में कुल कितनी कृषि भूमि उपलब्ध है वो देखी जाती है, उस पर विचार किया जाता है। यानी जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दे दें तो हमें कार्य घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व प्राप्त हो जाता है। इसी तरह कृषि घनत्व क्या होता है? कृषि घनत्व के अंदर कुल जनसंख्या नहीं देखी जाती, इसके अंदर केवल उस क्षेत्र की कृषक जनसंख्या यानी खेती करने वाले लोगों की संख्या और उन लोगों के अनुपात में कितनी कृषि भूमि उपलब्ध है इस पे विचार किया जाता है। यानी इसमें कृषक जनसंख्या खेती करने वाले लोगों की जनसंख्या में कुल कृषि भूमि का भाग दिया जाता है। इससे हमें पता लग जाता है कि एक किसान के या एक खेती करने वाले व्यक्ति के औसत रूप से कितनी भूमि हिस्से में आती है। इसी तरह पोषण घनत्व जो होता है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र में कितनी खाद्यान्न फसल उपलब्ध है, कितनी होती है, उसके बीच का जो अनुपात है उसके ऊपर विचार किया जाता है। यानी कुल जनसंख्या में खाद्यान्न या भोज्य फसलों यानी भोजन योग्य फसलों का भाग दे दिया जाए तो हमें पोषण घनत्व प्राप्त हो जाता है। यानी भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, ये होता है पोषण घनत्व। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन, इसलिए आप इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें ताकि परीक्षा के समय आप इनका अच्छी तरह दोहरान कर सकें। अब अपने देखते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। विश्व में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार पाया जाता है, ये अगर हम देखें तो जिस प्रकार जनसंख्या का जो वितरण बड़ा असमान है उसी प्रकार जनसंख्या का घनत्व भी पूरे विश्व के अंदर असमान रूप से पाया जाता है। जिस प्रकार विश्व में कुछ जगह तो बहुत ज्यादा बसी हुई है और कुछ जगह में न्यूनतम बसी हुई है, इस प्रकार जहां ज्यादा जनसंख्या का वितरण है वहां घनत्व भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, और विश्व के वो क्षेत्र जहां जनसंख्या का वितरण कम है वहां जनसंख्या घनत्व भी न्यून पाया जाता है। विश्व के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व मिलता है, जैसे कि हम बात करें सहारा, ग्रीनलैंड या साइबेरिया जैसे क्षेत्र। दूसरी ओर विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां की जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे सिंगापुर और बांग्लादेश। सिंगापुर में तो 7,797 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत जनघनत्व निकलता है। यानी विश्व का औसत जनघनत्व कितना है? 47। इसी तरह महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो महाद्वीपों में सबसे घना बसा हुआ एशिया महाद्वीप है, इसलिए एशिया महाद्वीप का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, और ओसेनिया जो महाद्वीप है उसका जनघनत्व सबसे कम माना जाता है। अगर जनघनत्व की दृष्टि से विश्व के प्रमुख क्षेत्रों को देखें तो विश्व के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जनघनत्व की दृष्टि से। पहला है अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, वो है
जिसमें 250 व्यक्ति से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, वो क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इसी तरह 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से माने जाते हैं? 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जहां लोग पाए जाते हैं, निवास करते हैं, वो सामान्य जनसंख्या वाले। और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले क्षेत्र कम जनसंख्या वाले। और अति न्यून यानी जिनको जनविहीन भी बोला जाता है, वो है 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जहां जनसंख्या निवास करती है, वो है अति न्यून या जनविहीन क्षेत्र। परीक्षा की दृष्टि से इनमें से हमारे लिए कौन से उपयोगी है? हमारे लिए 2 ही क्षेत्र उपयोगी हैं, एक है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र और दूसरे हैं अति न्यून या जनविहीन क्षेत्र। कौन से हैं? तो यहाँ आप मानचित्र में देखें, विश्व मानचित्र में मैंने 2 क्षेत्र दिखाए हैं, एक लाल रंग से जो कि अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, दूसरे आप देखें हरे रंग से दिखाए हुए हैं, वो है अति न्यून या जनविहीन जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इस मानचित्र को देखने से आपको स्पष्ट होगा कि पिछले वीडियो में भी हमने एक मानचित्र देखा था जिसमें जनसंख्या का वितरण था। यही वो क्षेत्र थे जहां जनसंख्या का जो वितरण अधिक था और इन्हीं क्षेत्रों में लगभग न्यून भी था। तो जनघनत्व की दृष्टि से ये भी सेम ही है, यानी अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? भारत और भारत के पड़ोसी देश, इसके अलावा ये पूर्वी जो चाइना है, जापान वगैरह है, इनमें, इसके अलावा मध्य यूरोप, ब्रिटेन और पूर्वी जो अमेरिका का क्षेत्र है, ये अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसी तरह न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र वो हैं जहां बहुत ज्यादा या तो ठंड पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे कि ये साइबेरिया और मंगोलिया का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग, इसके अलावा अफ्रीका में सहारा और कालाहारी मरुस्थल, अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में आप देखें कनाडा का उत्तरी भाग, अलास्का, यानी यहाँ एस्किमो जनजाति निवास भी करती है, वो क्षेत्र यानी बर्फीला क्षेत्र, ग्रीनलैंड, ये वो क्षेत्र है जहां की जनसंख्या बहुत ही कम या अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये 2 महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में हमें मानचित्र में दर्शाने भी आ सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लें। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो हैं, उसमें जो सबसे पहला प्रमुख कारक है वो है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक और चौथा राजनीतिक कारक माना जाता है, जिसमें से भौतिक कारक और आर्थिक कारक प्रमुख माने गए हैं। यानी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर चर्चा की जाए तो ये दोनों लगभग एक समान से माने जाते हैं। फिर भी हम यहाँ जनघनत्व से संबंधित प्रभावित करने वाले कारकों की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। जैसे भौतिक कारकों की बात करें तो स्थिति, किसी क्षेत्र की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि वहां जनघनत्व अधिक होगा या कम होगा। यानी अगर वो जगह किसी अनुकूल वातावरण वाली स्थान पर स्थित है, जहां ना ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह है, यानी समतल मैदानी जो भाग होते हैं, नदी जो घाटियां होती हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिलती है, इसलिए वहां जनघनत्व भी अधिक होता है। पुरातन सभ्यताओं की बात करें तो पुरातन जो सभ्यताएं हैं वो सारे लगभग नदी घाटियों के उपजाऊ मैदानों में ही बसी हुई है। यानी किसी क्षेत्र की स्थिति यह निर्धारित करती है कि वहां जनघनत्व कैसा होगा। जल की उपलब्धता, जहां जल आसानी से मिल जाएगा लोग वहीं रहना पसंद करेंगे, जहां जल नहीं मिलेगा वहां लोग नहीं रहेंगे तो जनघनत्व भी कम रहेगा। इसी तरह जलवायु, अनुकूल जलवायु में जनघनत्व ज्यादा मिलता है। जहां बहुत ज्यादा गर्मी हो, उष्ण प्रदेश हो, या जहां बहुत ज्यादा शीत हो या बर्फीले प्रदेश हो, उन जगहों पर जनघनत्व बिल्कुल कम मिलता है। और जहां अनुकूल होती है जलवायु, अनुकूल मौसम होता है, वहां जनसंख्या अधिक रहती है तो वहां जनघनत्व भी अधिक होता है। इसी तरह मृदाएं यानी मिट्टियां भी किसी क्षेत्र के जनघनत्व को प्रभावित करती हैं, क्योंकि उपजाऊ मैदानी जो भाग है, उपजाऊ मिट्टी के जो क्षेत्र है, वहां लोग
कृषि कार्य करते हैं तो वहां धीरे धीरे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है। इसी तरह आर्थिक कारक जनघनत्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है और वहीं बसता है जहां उसे आसानी से रोजगार मिल जाता है। तो हम देखें विश्व में जहां खनिज मिलते हैं, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां खनिज निकाले जाते हैं, खनिज की जो पेटियां हैं, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने में आया है। इसी तरह नगरीकरण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र भी जनघनत्व ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि नगरों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, चाहे वो भोजन है, आवास है, चाहे वो रोजगार है। तो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। इसी तरह उद्योगीकरण यानी उद्योगों के आसपास का जो क्षेत्र है जहां आसानी से रोजगार मिल जाता है, वहां भी जनघनत्व अधिक मिलता है। सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की चर्चा करें तो धर्म की बात करें तो जो धार्मिक स्थान होते हैं वहां पर भी लोग अपनी मान्यताओं, अपने परंपराओं और अपने धर्म के अनुसार धार्मिक स्थानों के आसपास भी अधिक बसावट देखने को मिलती है, यानी वहां जनघनत्व अधिक मिलता है। इसी तरह वातावरण से अनुकूलन जहां आसानी से स्थापित हो जाए, जहां उनके सामाजिक परंपराएं, संस्कृति द्वारा वो वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन स्थापित कर लें, तो वहां भी जनघनत्व अधिक देखने को मिलता है। इसी तरह राजनीतिक कारक भी जनघनत्व को प्रभावित करते हैं। जहां जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता होती है, जो हिंसा से मुक्त क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने में मिलता है। तो ये था हमारा जनघनत्व पर, जनसंख्या घनत्व पर आज का पूरा लेसन। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के वीडियो से संबंधित दिया हुआ एक ऑनलाइन टेस्ट है, उसको जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपने उस टेस्ट को करने के बाद कितने अंक प्राप्त किए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।